इस्लाम आबाद का मौसम आज थोड़ा अबरू आलूदा था। ठंडी ठंडी हवाएं मुसलसल चल रही थी। सब अपने अपने बिस्तरों से निकलकर अपने कामों के लिए निकल पड़े थे। वही दुनिया मवाफिया से बेखबर एक वजूद अपने जहाजी साइज बेड पर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। कमरे की खिड़की खुली होने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर से ठंडी हवाएं खिड़की के अंदर भी आ जाती और सोया वजूद ठंड की बिना पर अपनी चादर में दुबकने लगता। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अभी चंद मिनट में गुजरे थे कि अलार्म ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अलार्म की चिंगारती आवाज ने सोए हुए वजूद की नींदे में खलल पैदा किया। उस वजूद ने मंदी मंदी आंखें खोली और हाथ मारकर अलार्म बंद करता दोबारा बिस्तर में दुबक गया। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा अलार्म ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सोए हुए वजूद ने जबरदस्ती आंखें खोली और गुस्से से फोन को घूरते हुए देखा, मगर वो तो बज ही जा रहा था। तब उसने तैश में आकर फोन ही स्विच ऑफ कर दिया और एक बार फिर बिस्तर में घुस गया। उसे अलार्म बंद करके आधा घंटा हो चुका था। तभी कोई उसके कमरे में दाखिल होता हुआ आइन उसके सर पर पहुंच गया। अहिल बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो? यूं नहीं जाना क्या? अतिया बेगम ने उस पर से चादर खींचते हुए तकरीबन उसे झंझोड़ ही डाला। मामा सोने दो ना। अहिल नींद में ही बड़बड़ाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम देखो 9:30 हो रहा है। तुम पहले ही आधा घंटा लेट हो चुके हो। उन्होंने उसके बाहरी वजूद को जबरदस्ती पकड़कर उठाते हुए कहा। तब अहिल बेचारा मजबूर अंगड़ाइयां लेता हुआ उठ बैठा। मामा नाश्ता? अहिल ने फोन को स्विच ऑन करते हुए कहा। बेटा पहले फ्रेश तो हो जाओ, मैं नीचे टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अतिया बेगम कहती हुई कमरे से निकल गई। उनके जाते ही पहले अहिल फोन पे मैसेज चेक करने लगा। मेमूल के मुताबिक गुड मॉर्निंग का मैसेज उसे आ चुका था। ये हने भी ना कभी नहीं भूलती। अहिल ने मुस्कुराते हुए खुद कलामी की और धीरे से चलता हुआ वॉशरूम में घुस गया। ठीक 10 मिनट बाद वो बहुत ही तेजी से बालों में तौलिया रगड़ता हुआ बाहर निकला और वार्डरोब खोलकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही तेजी से व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स निकाली और उन्हें बेड पर उछाल दिया। अब उसने ट्राउजर चेंज किया और फुर से टी शर्ट पहनता हुआ आईने के सामने खड़ा होकर अपने ब्राउन बालों को एक स्टाइल देने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। हनी होगी। वो बड़बड़ाता हुआ फोन तक पहुंचा। हनी कॉलिंग देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हेलो, बस आ रहा हूँ, उसने बहुत ही अजलत में कहा और फोन को टेबल पर रखकर खुद पर स्प्रे मारने लगा। अहिल रजा इब्राहिम, तुम तो मोहब्बत को कोई चीज समझते ही नहीं। फिर ये हनी? वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप पर आखिरी नजर डाल रहा था। तभी दिल ने चुपके से सरगोशी कर डाली। मुझे खुद नहीं पता हनी मेरे लिए क्या है। उसने कंधे उचकते हुए खुद कलामी की और तेजी से कमरे से निकलता चला गया। वो सीढ़ियां उतरता हुआ जैसे ही डाइनिंग टेबल तक पहुंचा तो लतीफ ने भाप उड़ती हुई कॉफी और आमलेट उसके सामने रख दी। लतीफ, मुझे बस एक गिलास शेक दे दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अहिल ने उसके नाश्ते रखते ही इसका हुक्म सदार कर दिया। जी साहिब, अभी लाता हूँ, लतीफ कहता हुआ तेजी से किचन में चला गया। बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, नाश्ता तो करते जाओ, अतिया बेगम ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा। मम्मा सच में लेट हो गया हूँ, मुझे तो लगता है शेक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। कहते ही अहिल तेजी से घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अतिया बेगम की बात पर मजबूर उसे रुकना पड़ा। अहिल बेटा, अपनी मम्मा के लिए शेक पी कर जाओ प्लीज, उन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा कि वो मम्मा को मना नहीं कर सका और दोबारा टेबल तक आ गया। ये लो बेटा, उन्होंने शेक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और उसने फटोफट शेक के लंबे लंबे घूंट भरे और गिलास टेबल पर रखता हुआ सर पट भागा। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आया तो गुलाम बख्त ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने तेजी से बैग फ्रंट सीट पर फेंका और ड्राइविंग सीट संभाल ली। अहिल बाबा, सीट बेल्ट लगाना मत भूलना, गुलाम बख्त ने उसे मामूल के मुताबिक याद दिलाया। अहिल बहुत रश ड्राइविंग करता था, इसीलिए रजा साहब तो चाहते थे कि गुलाम बख्त ही गाड़ी ड्राइव करे, मगर उसने पापा को ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अब बड़ा हो गया है। रजा साहब को भी बेटे के सामने हथियार डालने ही पड़े। अहिल उनकी अकलौती औलाद थी। जो गुलाम बख्त के बात पर अहिल ने खोसर को जनबख्श दी और सीट बेल्ट लगाता जान से गाड़ी लेकर उड़ा। मेन रोड पर आते ही अहिल ने सीटी बजाते हुए म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खेलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं नहीं है यार ये तेरा पास आना, यूं नजरें मिलाना, ये है खुदा की मर्जी, यूं नहीं है यार तेरे बिन दिल नहीं लगता, और तेरे बिन दिल नहीं लगता। गाड़ी की खामोशी में गाने की आवाजों ने एक शोर पाप कर दिया। अहिल मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा। उसे गाने के बोल बहुत भले लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि हनी का मिलना भी खुदा की मर्जी है। वो सोचों में गलत था।
था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने डिश बोर्ड पर से फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर हनी कॉलिंग लिखकर आ रहा था। अहिल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसने म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया, साथ कान में लगे ब्लूटूथ के बटन दबाते हुए उसे ऑन कर दिया। बोलो हनी, उसने एकदम प्यार से उसे पुकारा। ने जाने सामने से हनी ने क्या कहा कि अहिल जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है हनी, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अहिल ने संभल कर ड्राइव करते हुए कहा। ओके हनी, आई एम ऑन द वे। अहिल ने कहते हुए कॉल काट दी और गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। यूनी का हाल खच खिच स्टूडेंट से भर पड़ा था। हर तरफ सीटों और तालियों की गूंज थी। कुछ स्टूडेंट ग्रुप बनाए बीच में अचानक कहके लगाने लगते तो आसपास मौजूद स्टूडेंट इन्हें गोरियों से नवाजते। सब ये स्टूडेंट न्यू ईयर की पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। हाल में तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स भी बांटे जा रहे थे। साथ स्टेज पर हर स्टूडेंट अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ नया करके दिखा रहा था। खैर से यूनी में पूरी तरह से एक शोरगुल था, जिसमें हर स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पार्टी की रौनकों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। स्टेज पर जलती बुझती रंगीन लाइट हाल में एक सा बना रही थी। वही उन सब से दूर जरताशा यूनी के एक खामोश गोशे में दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। जरताशा ने सलवार कमीज पहन रखी थी। मेकअप से पाक चेहरा, ब्राउन आंखें, लंबे काले बाल दुपट्टे के नीचे से कमर तक लहरा रहे थे। उसका हुलिया बहुत सा आम था। वो एक मतवार तबका से तलक रखती थी और हमेशा से उसकी सारी तवज्जो बस पढ़ाई पर ही होती थी, मगर इस दफा उसके दिल ने उसे धोखा दे दिया था। हाँ, वो जो हमेशा किताबों में गुम रहती थी। यूनी में दाखिल होते ही जैसे उसके दिल की दुनिया बदल सी गई। मगरूर सा, ऊंचे लंबे कद वाला, गोरे गोरे गालों वाला, ब्राउन ब्राउन बालों वाला मगरूर अमीरजादा ARI अपनी एक झलक में ही उसके दिल में हलचल मच गया था। उसे यूनी का पहला दिन आज भी अच्छी तरह से याद था, और याद भी क्यों नहीं रहता। इसी दिन तो उसके दिल में मोहब्बत की नन्ही नन्ही कौपलें फूटी थी। जवाब 1.5 साल में शिद्दत अख्तियार करती हुई तनावार दरख्त में बदल गई थी। वो रिक्शे से उतरकर यूं ही यूनी के गेट में दाखिल होने लगी थी, तभी वहाँ एक बड़ा सा घड़ा उसे दिखाई दिया। वो बहुत एहतियात से पजामा ऊपर किए बाजू से होती हुई अपने कपड़ों को बचाती गेट के अंदर दाखिल होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे बहुत बड़ा काम अंजाम देकर आई हो। अभी वो आगे बढ़ने का सोच ही रही थी कि एक चमकती हुई कारजान से उसके बाजू से गुजरी। नतीजे में उसके कपड़े गंदे पानी के नजर हो गए। वो गुस्से से तेज नजरों से गाड़ी को घूरते हुए बड़बड़ाने लगी। गाड़ी में बैठ जाते हैं तो लोग न जाने खुद को क्या समझते हैं, जैसे आसपास की मखलूक कीड़ा मकोड़ा है और वही सिर्फ इंसान है जिन्हें सड़क पर आजादी से चलने का अख्तियार है। तभी उससे चंद कदम के फासले पर दाएं तरफ गाड़ी एक झटके से रुक गई। ओए, लगता है मौसूफ मुझे से माफी मांगने के लिए आ रहा है। मैं भी ना खामखा बेचारे को इतना सुनाने लगी, जबकि उस बेचारे ने तो फौरन गाड़ी रोक भी दी। गाड़ी को रोकते देखकर जरताशा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी नजरें हनूज गाड़ी पर ही जमी थी। अपने मैले कपड़ों को भूले हुए वो बस गाड़ी को ही तकते जा रही थी। तभी वो गाड़ी सवार करो फर्श गाड़ी से नीचे उतरा और सीधे पैर को पीछे करता हुआ एक स्टाइल से दरवाजा बंद करता, सुनो क्लासेस आंखों पर चढ़ाता हुआ एक हाथ से बालों को सवारता यूनी के अंदर चला गया। जरताशा का ख्वाब धीरे से चकनाचूर हो गया। वो पीछे हो नकों की तरह मुंह खोले खड़ी की खड़ी रह गई। वो जो सोच रही थी कि वो बेचारा माफी मांगने आ रहा है, वो अब वहाँ कहीं नहीं था। अल्लाह गैरत करे ऐसे लोगों को। वो साथ झटकती बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। जब वो उसकी गाड़ी तक पहुंची तो पार्किंग एरिया का बोर्ड उसे साफ नजर आया। उसे ऐसा लगा कि ये बोर्ड उसके मुंह चढ़ा रहा है। वाह जरताशा, तुम्हारे भी क्या कहना है। उसने पार्किंग एरिया देखकर यहाँ गाड़ी रोकी थी और तुम न जाने क्या समझ बैठी थी। वो खुद को दिल को सती हुई आगे बढ़ी तो एक नई मुसीबत उसके इंतजार में थी। अब ये मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई मेडिकल साइंस का डिपार्टमेंट ढूंढने लगी। 15 मिनट गुजर चुके थे मगर उसे अपना मतलूबा डिपार्टमेंट मिलके नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर कैंटीन की तरफ गई। यहाँ 4 लड़के बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे। इनसे पूछती हूँ। वो थोड़ा छिचकती हुई उन तक पहुंची। एक्सक्यूज मी, वो अपने बैग के बेल्ट पर उंगलियां फेरते हुए बोली।
चारों लड़के एक साथ उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और सर तापाओं उसका जायजा लेने के बाद उनकी हंसी छूट गई। उनके हंसने की वजह जरताशा को समझ नहीं आई थी, मगर जैसे ही उसकी नजर खुद के कपड़ों पर गई तो वो अच्छी तरह से समझ गई कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। मिस, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? उनमें से एक ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए पूछा। मेडिकल साइंस का डिपार्टमेंट किधर है? उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए नहायत ही अदाब से पूछा। ओए मेडिकल साइंस, आप यहाँ से बिल्कुल सीधा जाए। फिर अभी वो लड़का अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अचानक पांचवें लड़के ने उसकी बात काट दी। सीधा जाने के बाद बाएं फिर दाएं, सामने ही आपको मेडिकल डिपार्टमेंट मिल जाएगा। पांचवा लड़का अचानक ही आकर वहाँ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। उसके बताने पर बाकी चारों ने हैरत से पांचवें लड़के की तरफ देखा। उसने आंखों में कुछ इशारा किया तो सब नॉर्मल होकर बैठ गए, जबकि जरताशा तो उसे पांचवें लड़के को मुसलसल घूरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। तभी दिमाग पर थोड़ा जोर देने से उसे याद आ गया कि ये वही लड़का है जिसने आधे घंटे पहले उसके कपड़े गंदे किए थे। आती या आप गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वालों को कुछ समझते ही नहीं है? जरताशा ने गुस्से से सुर्ख चेहरे लिए पूछा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मुझे शुक्रिया कहने की बजाय आप मुझ पर इल्जामात लगा रही हैं। उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी लड़की सोचकर नरमी से बोला। क्या भलाई कर दी आपने? बस डिपार्टमेंट ही तो बताया है। भलाई की तो चीख चीख कर सबको सुना रहे हो, जब बुराई की थी तो तब क्यों नहीं माफी मांगी? जरताशा का जहन तो बस वही अटका हुआ था। मैंने आपके साथ कौन सी बुराई कर डाली है? मैं तो आपको जानता तक नहीं। उसने कंधे उचकते हुए लापरवाही से कहा। देखो मास्टर, चुपचाप मुझे सॉरी बोल दो वरना। जरताशा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या सॉरी बोल? मैं क्या तुम्हें तुम्हारी तरह पागल नजर आ रहा हूँ? न जाने कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर यूनी में आ जाते हैं। अपना हुलिया देख। कम से कम यूनी के पहले दिन तो इंसान थोड़ा बन ठन कर आ ही जाता है, मगर मुझे तो लगता है कि तुम नहार मुंह बस मुंह उठाकर यूनी चली आई हो। उसने गुस्से से चबा चबा कर कहा। हेलो मास्टर, ये जो मेरा हुलिया है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतनी तेज गाड़ी दौड़ाते हुए गेट में घुस गए और सारा गंद मुझ पर उड़ा दिया। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, शायद बल्कि गलती तुम्हारे अंधेपन की है। उसकी बात पर जरताशा का मीटर घूम सा गया था। एक तो जोड़ी, ऊपर से सीना जोरी, इसीलिए जरताशा के मुंह में जो आया उसने कहकर अपनी भड़ इससे निकाल ली। तुमने अंधा किसको कहा? हाँ, किसको कहा? जरताशा की बात पर उसके सब्र का पैमाना एकदम लेबर्स हो गया और उसने गुस्से से जरताशा को झंझोड़ते हुए पूछा। उसके झंझोड़ने पर डर के मारे जरताशा की तो बोलती ही बंद हो गई और वो फौरन उससे बिस्तर चेहरा अपने हाथों में छुपाती हुई वहाँ से भाग निकली। कॉरिडोर में आकर उसने अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार किया और बैग से पानी की बोतल निकाल कर कपड़े पर लगे दाग को साफ करने लगी। वो साफ किए होते अलबत्ता कपड़े पहले से थोड़ा बेहतर जरूर हो गए थे। अब वो उस लड़के के बताए हुए डायरेक्शन के मुताबिक अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। जब वो अपनी मतलूबा जगह पहुंची तो उसका दिल चाहा कि वो लड़का सिर्फ एक बार उसे कहीं नजर आ जाता तो वो सीधा उसका सर ही फाड़ देती। क्यों ना के सामने साइंस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल का ऑफिस था। ओह शिट, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। जरताशा ने गुस्से से सोचते हुए अपना सर ही पीट डाला। अब कहाँ ढूंढूं साइंस डिपार्टमेंट? वो वही खड़ी कॉफ से बड़बड़ाने लगी। हेलो, आपको साइंस डिपार्टमेंट जाना है क्या? तभी अपने पीछे से आने वाली किसी अनजान लड़की की आवाज पर वो पलटी। शायद उसकी बड़बड़ाहट लड़की ने सुन ली थी। जी, जरताशा ने थूक निगलते हुए कहा। क्यों ना कि उसे इस लड़की से भी अब खौफ आ रहा था कि कहीं ये भी उसे बेवकूफ ना बना दे। चलिए मेरे साथ, लड़की ने मुस्कुरा कर चीगम चबाते हुए कहा तो जरताशा सर तापाओं उसका जायजा लेने लगी, जिसने ब्लैक जीन्स और व्हाइट टाई पहन रखी थी, बालों की ऊंची पोनी टाइल डाले, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक सजाए वो ठीक ठाक लग रही थी। हेलो, चलना नहीं है क्या? लड़की ने उसे खामोश खड़ा देखकर उसके आगे हाथ लहराया। चलो, जरताशा ने धीरे से कहा और उसके साथ चलने लगी। आपका नाम? प्यारी लड़की ने बबल बनाते हुए पूछा। जरताशा, उसने मध्यम आवाज में कहा। नाइस नेम, वैसे मुझे सहर कहते हैं, मतलब मेरा नाम साहिर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में हूँ। लड़की ने एक अदा से अपनी से आंखों को घुमाते हुए हंसकर कहा। सहर अच्छा नाम है। जरताशा ने भी इस दफा मुस्कुरा कर जवाब दिया। फ्रेंड्स, लड़की ने दोस्ती के लिए फुट हाथ आगे बढ़ाए। जरताशा ने भी थोड़ा सोचते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ओके, अब आज से हम दोस्त हैं और ये रहा आपका साइंस डिपार्टमेंट। सहर ने खुश होते हुए हाथ से इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया सहर, अगर तुम ना मिलती
تو نہ جانے کتنی دیر اور مجھے خوار ہونا پڑتا۔ زرتاشا نے تشکر بڑی نظروں سے کہا۔ اے دوستی میں شکریہ اور سوری نہیں چلتا، یہ سحر خان کا اصول ہے، سحر نے ببل بناتے ہوئے کہا اور ہاتھ ہلاتے بائے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زرتاشا کلاس اٹینڈ کر کے سست قدموں سے باہر نکلنے لگی۔ آج کا دن اس کا بالکل اچھا نہیں گزرا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی ابھی گراؤنڈ تک پہنچی تھی، اس کے ایک دم قریب سے آتی مردانہ آواز پر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ یار آئی، ویسے تم نے آج یونی کے پہلے ہی دن اس بیچاری کو کچھ زیادہ ہی ستا دیا۔ پہلے تو اس پر گند اڑائی، پھر اس سے سیدھا پرنسپل کے آفس ہی پہنچا دیا۔ لڑکے کے کہتے ہی ہنسنے اور کہہ کے مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ زرتاشا نے کرنٹ کھا کر آواز کی سمت گردن موڑ کر دیکھا تو ایک پل کو وہ سخت سی رہ گئی۔ کوئی مرد اتنی خوبصورتی سے بھی ہنس سکتا ہے؟ وہ صبح والے وہی پانچوں لڑکے تھے جو اب گراؤنڈ میں بیٹھے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پر ہنس رہے تھے، مگر اس بار زرتاشا کو ان سب کے ہنسنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ تو بس اس ہینڈسم کی ہنسی میں ہی گم ہو چکی تھی جو مستقل ہنسے جا رہا تھا۔ زیادہ ہنسنے سے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہو گئے تھے اور گالوں میں نکلتے ڈمپل نے ایک پل کو زرتاشا کی ساری توجہ ہی کھینچ لی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح گراؤنڈ کے بیچوں بیچ کھڑی بس اس سے ہی تکتے جا رہی تھی، حالانکہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ اے چپ رہو، مس نمونہ ہمیں ہی کھڑی گھور رہی ہے۔ ایک لڑکے نے اچانک ہی اسے وہاں کھڑا دیکھ لیا تو سب کو چپ کروانے کے لیے زور سے بولا۔ اس لڑکے کی بات پر زرتاشا جیسے حال میں لوٹی تھی اور خود بخود چلتی ہوئی ان تک پہنچ گئی۔ پنچم نے آنکھوں کے اشارے سے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، لیکن زرتاشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کے پاس آ کر آخر کھڑی کیوں ہے۔ زرتاشا کو ہنوز وہی کھڑا دیکھ کر آخرکار ہینڈسم لڑکے نے لب کشی کی۔ مس ایکس وائی زیڈ، کوئی نیا اسٹوڈنٹ مجھ تک پہنچے اور میں اسے کمپیئرنگ نہ بناؤں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور ہاں، میں اندھا نہیں ہوں۔ زرتاشا نے اس کی بات پر غیر دماغی سے سر کو جنپش دی اور خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حالانکہ اس نے اسے بیوقوف بنانے پر دل ہی دل اسے کتنا کوسا تھا، مگر جب وہ سامنے آیا تو نہ جانے کیوں اس کے الفاظ ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ زرتاشا، زرتاشا، سحر نے 3-4 بار اسے آوازیں لگائی تھیں جو نیو ایئر کی پارٹی انجوائے کرنے کی بجائے یہاں درخت کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سحر نے حال میں اسے تلاشنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر رش کی وجہ سے وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اب وہ واش روم جانے کے لیے اس طرف نکلی تو زرتاشا کو یہاں سوچوں میں گم دیکھ کر اسے پکار بیٹھی، مگر زرتاشا تو لگ رہا تھا کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس پر سحر کی پکار کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر سحر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، زرتاشا یہاں کیا کر رہی ہو، ہال میں چلو۔ سحر کے اچانک جھنجھوڑنے پر زرتاشا ہال میں واپس لوٹی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی مسکراتا ہوا ہینڈسم لڑکا تھا۔ چلو، سحر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سی ہونے لگی تو اس نے تقریباً زرتاشا کو کھڑا کرتے ہوئے کہا، تم چلو، میں بس آ رہی ہوں۔ زرتاشا کا وہاں جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی سحر کی خاطر تیار ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں واش روم سے آتی ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ سحر کہتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے میرا اے آر آئی، تمہاری ایک ہنسی نے مجھ سے میرا سارا چین و سکون جیسے چھین لیا ہے۔ یونی کے دوسرے دن میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دوڑی دوڑی کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر تمہارا دیدار کرتی ہوں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کیا، میری اکلوتی دوست سحر بھی تمہارے ہی ساتھ ہے، اس کے بہانے روز تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ دل ہی دل اس سے مخاطب تھی۔ ہائے رے میرا پاگل دل، جو صرف تمہارا نام ہی تو جانتا ہے، پھر بھی بار بار مجھے اکساتا ہے کہ زہر محبت کا ڈالو اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اب کی بار وہ بڑبڑائی، ہیلو مس بیوقوف، سب وہاں پارٹی انجوائے کر رہے ہیں اور تم یہاں پاگلوں کی طرح بیٹھی تارے گن رہی ہو۔ تم سے شاید یہ میری تیسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات میں مجھے شک تھا کہ تم پاگل ہو، مگر اس دفعہ یقین ہو گیا کہ تم سچ مچ پاگل ہو۔ اے آر آئی ضرور کال اٹینڈ کرنے کے لیے 15 منٹ پہلے یہاں آیا تھا اور تبھی اسی کی اچانک نظر اس گم سم بیٹھی بیوقوف لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ کال رکھ کر جب جانے کے لیے مڑا تب بھی شہنواز اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا تو وہ بول بیٹھا۔ وہ مسلسل اے آر آئی کو سوچتے بیٹھی تھی کہ اس کی نظر سامنے کھڑی اے آر آئی پر پڑی اور وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا یہ تو اسے سمجھ ہی نہیں رہا تھا، بس وہ یک ٹک اسے گھور جا رہی تھی۔ ہیلو مس، یوں گھور کیوں رہی ہو، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ تم سچ میں میرے سامنے کھڑے ہو؟ وہ چونکتی ہوئی حیرانی سے گواہ ہوئی۔ پاگل، وہ سر پیٹتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ ویسے بھی اے آر آئی لڑکیوں کے چکر
میں پڑنے والا انسان بالکل نہیں تھا۔ وہ تو بس لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا، مگر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ ایک مغرور ہینڈسم شہزادہ تھا جو محبت الفاظ سے ہی انکاری تھا۔ جاری ہے